We have welcomed that initiative because not only it got the ceasefire on ground, it subscribed to the need for humanitarian assistance, reconstruction, provision of a secure and stable environment, and the hope for a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood. 28वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए ये 28वीं तरमीम की बाज़गश्त कर रहे हैं। ये अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, लोगों की नज़रों में ये गिर चुके हैं। इनकी कोशिश यही है कि अदलिया को ऐसे साइड लाइन करके कुछ हासिल कर लेंगे। अदलिया को कभी आप साइड लाइन ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कल तक मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, सलामती काउंसिल ने अमरीकी सदर ट्रंप की गज़ा अमन मनसूबे से मुताल्लिक करारदाद आज मंजूर कर ली और करारदाद के हक में 13 और मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। चीन और रूस ने वोटिंग अमल में हिस्सा नहीं लिया। अब पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया है। करारदाद में गजा के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम के निकात भी शामिल हैं। और पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जनाब आसिफ इफ्तिखार ने आज कहा कि पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया और हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम था और गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला भी चाहते हैं। उनकी जानिब से यह भी वाज़ेह किया गया। अब दूसरी जानिब फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मज़कूरा करारदाद का खैर मकदम करते हुए कहा है कि यह मनसूबा गजा में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी की तौसीक़ करता है और फ़लस्तीनियों के हक़ ख़ुदइरादत के साथ साथ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भी तौसीक़ करता है। जबकि हमास ने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया और हमास का इस सारे मामले पर मौक़िफ़ ये सामने आता है कि ये फ़लस्तीन की फ़ैसला साजी पर बैरूनी क़ुव्वतों के कंट्रोल की राह हमवार करेगी और इससे गजा की हुकूमत और तामीर नो गैर मुल्की सरपरस्ती में चली जाएगी। ये हमास का जो इख्तलाफ है वो सामने आया है और ये करारदाद अब कितनी अहम है इस प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं। और अगर सियासी मामलात की बात की जाए तो आज एक बार फिर मुलाकात का दिन था और अदालती हुक्म भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद बानी पीटीआई की फैमिली और सियासी रहनुमाओं को उनसे अरियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। वो मुलाकात किए बगैर वापस रवाना हुए और तहरीक इंसाफ का पहले दिन से यही गिला हम बार बार दोहराते भी आ रहे हैं। सलमान अकरम बदा ने सुप्रीम कोर्ट में आज दरख्वास्त दायर कर दी है। अहम डेवलपमेंट ये भी है, उनका मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उन्हें बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दी गई, ताहम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सलमान अकरम राजा ने जो पिटीशन फाइल की है उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया। अब क्या पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा, यह भी अहम सवाल। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अब हालात किस तरफ जाएंगे, क्योंकि नाफिजुल अमल तो हो चुकी लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने आज ये भी कहा कि अदलिया ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्लाहात की गुंजाइश हमेशा होती है लेकिन 26वीं और 27वीं आईन तरमीम से कोई इत्तफाक नहीं करता। सवाल यह है कि पीटीआई अब करना क्या चाहती है। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए एक प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खेलदास कोहिस्तानी, जो कि नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, शौकत यूसुफजई साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। तो सबसे पहले खेलदास कोहिस्तानी और जनाब शौकत यूसुफजई साहब, आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा। शौकत यूसुफजई साहब, आपकी जानिब आऊंगा। सियासी मामलात पर हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले आज जो करारदाद मंजूर हुई है गजा के हालात को देखते हुए इस करारदाद को और पाकिस्तान ने इसकी हिमायत में वोट दिया, किस तरह देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गजा जो है ना एक ऐसा इशू है कि जिसमें बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर इस मौके के ऊपर अगर हमास को और इन दीगर तंजीमों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो आई थिंक इससे मसले का हल नहीं निकल सकेगा। एक पुरअमन और पायदार हल तभी होगा जब वहाँ जो फलस्तीन की अपनी क़यादत है और जो वो कुव्वतें जो फलस्तीन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, कुर्बानियां दे रही हैं, और वो तमाम ममालिक जो इस इशू को सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब के जो है मर्जी उसमें शामिल होनी चाहिए। आई थिंक इस जो इस वक्त जो डायरेक्टली मुतासरीन है उनसे पूछने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी बैरूनी हल जो है
वो फलस्तीन के मसले को सुलझा नहीं सकता है, बल्कि उसमें मजीद मुश्किलात पैदा की जा सकती है। इस वक्त देखिए यही सवाल, क्योंकि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उन्होंने खैर मकदम किया है, हमास ने इसको मुस्तरद किया, यकीनी तौर पर यह भी बड़ा वैलिड पॉइंट है। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का करारदाद के हक में वोट देना, जबकि रूस और चीन ने भी इसकी खैर मुखालिफत उस तरह से नहीं की, लेकिन वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया, तो सवाल ये है कि पाकिस्तान ने क्योंकि वोट दिया, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए जी, सारी दुनिया के जितने मुसलमान हैं ना, वो इस वक्त ये देख रहे हैं कि फलस्तीन का मसला कैसे हल हो, फलस्तीनियों को सुकून कैसे मिले, उनको अमन कैसे मिले। ये सबसे बड़ा इशू है। अगर देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो वहाँ लोकल जो तंजीमें हैं या जो लोकल जिनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एतमाद में लेने की जरूरत है। अगर उनको आप नजरअंदाज करेंगे तो मसला वहीं का वहीं रहेगा। देखिए इसराइल जो इस वक्त है ना, इसराइल पे आप मुकम्मल तौर पे आप यकीन नहीं कर सकते कि इसराइल को आप पाबंद बना लेंगे, क्योंकि वो पिछले कई उसमें हमने देखा कि जंगबंदी हो जाती है, लेकिन वो उसकी खिलाफ वर्जियां करता रहता है। तो अगर इस सूरत हाल में कि आप हमास को डिसआर्म कर दें और बाकी तंजीमों को भी आप डिसआर्म करके वो कर दें, और फिर उसके बाद सूरत हाल ये रहे कि इजराइल कंट्रोल में ना आए, तो उस सूरत में क्या होगा। तो ये सारी चीजें देखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को बहुत, फलस्तीन के लोगों की, इसी तरह कश्मीर के लोगों की, तो हम तो वही हल चाहेंगे जो एक मुस्तकिल और पायदार हल हो, चाहे वो जिस तरह की भी हो। जाहिर है फैसला तो हुकूमत ने करना है, लेकिन हमारी यही ख्वाहिश है, और पाकिस्तानी अवाम की जो 24-25 करोड़ अवाम है, उनकी यही ख्वाहिश है कि फलस्तीन आज़ाद फलस्तीन हो और वहाँ के अवाम को सुकून मिले, आज़ादी मिले। इसमें जो जिस तरह हो सकता है उस तरह हो। अभी देखें चीन जो है वो हमारा दोस्त मुल्क है इस वक्त, लेकिन अगर वो भी हमारा साथ नहीं दे रहा है इस मामले के ऊपर, या कोई और इशू है, तो मेरा यही ख्याल है कि हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों को पहले इसको अनबोर्ड करें, और जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं, और फिर वहां जो जिसके लिए हम बात कर रहे हैं उनको एतमाद में ले, तब जाके इसका अमन कोई हल निकलेगा। अदरवाइज अगर आप हमास को एतमाद में नहीं लेते या वहां पे बिल्कुल ठीक है, नहीं आप ये फरमा रहे हैं कि अगर हमास को एतमाद में नहीं लेते तो इसका मुस्तकिल हल आपको निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। खेलदास कोइसानी साहब, एक तो यकीनी तौर पर बड़ा वैलिड पॉइंट कि हमास ने इसे मुस्तरद किया है, तो पाकिस्तान ने इसकी बहरहाल हिमायत कर दी, आज वोट भी दिया। और दूसरा जो एक और पॉइंट है कि चीन ने कोई आज वोटिंग में किरदार अदा नहीं किया, तो चीन से क्या ऑन बोर्ड थे पाकिस्तानी हुकूमत? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात है कि आपने खुद फरमाया वजारत खारजा फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इस करारदाद का खैर मकदम किया है, और देखना ये है कि इस करारदाद हमने जिसको सपोर्ट किया है वो फ़लस्तीनियों के हक़ खुदराज़त और उनके हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तो मैं समझता हूँ पुरअमन हल और गज़ा में जो ये खूनरेज़ी थी इसको बंद कराने में और अमन के लिए और उनको तस्लीम करने के लिए ये एक अहम मोड़ है, और इस करारदाद का हमने सपोर्ट किया है। तो उसमें फ़लस्तीनियों की मंशा और मर्जी के मुताबिक उनका जो है क़याम है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमारी हमेशा कोशिश रही है। पहले देखो जिस तरह हज़ारों ख़वातीन, बच्चों और मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया गया, जुल्म किया गया, नाइंसाफ़ी की जा रही थी। इस अमन मुआहदे में मैं समझता हूँ इस सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, इस सब के लिए एक मुस्बत बात है, और पाकिस्तान भी यही चाहता है और फ़लस्तीनी अवाम जो चाहती है, पाकिस्तान हमेशा उसके मौक़िफ़ के पीछे खड़ी है। अच्छा खेलदास कोइसानी साहब, यकीनी तौर पर पाकिस्तान हम चाहता है और हमारा बरादर मुल्क है, हम वहाँ पे यकीनी तौर पर हम चाहेंगे, लेकिन इस अमन मुआहदे के मुताबिक जो सबसे पहला तो काम ये था कि मुस्तकिल जंगबंदी का क़याम, लेकिन आए रोज़ हम अभी भी देखते हैं, हर रोज़ खबरों में ये आता है कि जी जो जंगबंदी पर अमल नहीं कर रहा इसराइल, नंबर 1 उसको किस तरह से रोका जाए, और दूसरा पाकिस्तान ने इस सारे मामले पर कुछ तजावीज़ भी आज दी थी, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। ज़रूर देखें, जो बात आप फरमा रहे हैं, जो जंगबंदी हुई है, जो मुआहदा हुआ है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और मैं यही कह रहा हूँ कि हम फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी के मुताबिक हम जो वो चाहते हैं
पाकिस्तान उनके मौक़िफ़ की हमेशा तायद भी करता है, उनके साथ खड़ा है और पाकिस्तान ये चाहता है, सब ये चाहते हैं। देखें इसमें अमेरिका का भी बड़ा प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह इस मुआहदे के लिए, अमन के लिए कोशिश की है, तो इसको सराहा जाए। बाकी जो भी मुल्क है, अगर कोई और हमारा पड़ोसी है या कोई भी मुल्क, हर किसी की अपनी खारजा पॉलिसी है, मगर पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम फ़लस्तीनी रियासत की क़याम और उनके हकूक़ और उनके अपने हिसाब से उनके फैसले, हम पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है फ़लस्तीनियों के साथ। तो हम इस अमन मुआहदे पे अमल कराना, जो भी स्टेक होल्डर है उनको सबका ये मिलकर इस पे अमल दरामद कराना, ये यकीनन बनाया ट्रंप की आपने बात की, यकीनी तौर पर अगर कोई भी अमन की बात करता है तो उसको सराहा जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसराइल के साथ भी अमेरिका खड़ा रहा है। देखें, मैं वही फरमा रहा हूं कि जो भी मुल्क होता है वो अपने मुफादात भी देखता है, फिर उस हिसाब से खारजा पॉलिसी बनाता है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। हमने इजराइल के जुल्म जबर के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है, फ़लस्तीनियों के हक़ में बात की है, करते रहेंगे। पाकिस्तान जो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, कोई भी फोरम हो, इस वक्त सबसे जो ये कोशिशें हुई अमन के लिए, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने भी उस अमन के लिए अपना किरदार अदा किया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की भी इसमें बड़ी कोशिशें हैं। बाकी जो पाकिस्तान ने कभी इजराइल को ना तस्लीम किया है, ना करेंगे। अगर कोई उनको तस्लीम करता है, उनके साथ चलता है, या कोई उनके ताल्लुकात हैं, ये उनकी अपनी खारजा पॉलिसी है। अच्छा सर, और चीन के हवाले से सवाल था कि क्या चीन ऑन बोर्ड था इसमें, क्योंकि पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया आज और चीन पीछे रहा इससे। मैं वही कह रहा हूँ, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है ना, खारजा पॉलिसी। अगर चीन है, अमेरिका है, वो हम तो किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। जहां हमें जिसकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो हम बिल्कुल सपोर्ट लेते हैं, या वो हमें हमारा दोस्त मुल्क है। मगर चीन ज़ाहिर है अपने मुफादात को रख के या अपने हिसाब से फैसले करेगा ना। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ब्रेक की जाने ब्रेक से वापस आएंगे। पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। तो वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के अंदरूनी पॉलिटिक्स के जो मामलात है उस पर हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज फिर 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम का कहा गया, और आज बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया, निगोशिएशन की वो बात कर रहे थे। बहरहाल शौकत यूसुफजई साहब, अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है, अमल दरामद तो शुरू हो चुका, गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका, लेकिन पहले हुकूमत ने जब आपको मौका प्रोवाइड किया था कि कमेटियों के जब इजलास होते थे कि आए निगोशिएट करें, आपकी जो तजवीज़ है इसमें दें, तब लोग आप बैठे नहीं, और अब आज बड़ा अहम बयान उनका कि जी निगोशिएशन इस पे होनी चाहिए थी। देखिए, 27वीं तरमीम तो 2 दिन के अंदर अंदर आई और पास भी हो गई ना, तो उस पर बहस हुई है। पहले से मसवदा दिया गया। आपको पता है कि जब पीपल्स पार्टी की सीएससी का इजलास हो रहा था, तो उसके एंड में जितने भी मेंबरान वहां बैठे थे उन्होंने यही कहा कि जी हमें मसवदा मिला नहीं है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, हमेशा इनको सपोर्ट किया हर उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके सामने उन्होंने कहा कि जी मसवदा नहीं मिला है मुझे। तो देखिए, ये तरामीम किसी और जगह से आई है, ये पार्लियामेंट की तरफ से बनाई गई तरामीम तो नहीं थी। अगर होती तो फिर बाहर पार्लियामेंटेरियन को पता होता। इन वक्त के ऊपर जब आप देखें, आपका यही पॉइंट जब मैं हुकूमत के सामने रखूंगा ना, तो यकीनी तौर पर उनका जवाब यही होगा कि क्योंकि हमने कमेटियां बनाई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे आना चाहिए था, अपना किरदार अदा करना चाहिए था। सवाल मेरा ये कि अब आपको ख्याल आ रहा है निगोशिएशंस का, जब कमेटियां बना दी, कम से कम उनको ये बात करने का मौका तो ना मिलता ना कि आपने बाइकआउट कर दिया। नहीं, देखिए, बाइकआउट करना ना करना चीज दोनों बराबर थी, क्योंकि इन्होंने जिस अंदाज से अक्सरियत पूरी करके और इतनी जल्दबाजी के अंदर ये तरामीम लाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहां बैठ के शोर भी करते तब भी इन्होंने पास ही करना था। लेकिन जो असल चीज है वो ये है कि इन्होंने पार्लियामेंटेरियन के सामने उसी दिन जिस दिन इन्होंने पेश करना था उस दिन लाके जो है ना वो बता दिया कि जी ये मसवदा है और इसको हमने पास करना। और एक जो मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूँ 3-3.5 साल, मुझे पता है कि कोई भी बिल जब हम लाते हैं तो पहले से ही 2-3-4 दिन पहले उसको देखा जाता था, परखा जाता था अपने
सेक्रेटरी के साथ, दूसरों के साथ इसको डिस्कस किया जाता था, उसके बाद फिर कैबिनेट में, कैबिनेट से फिर असेंबली में। तो ये एक प्रोसेस होता है, लेकिन ये प्रोसेस तो हुआ नहीं है ना। देखिए ना तो कैबिनेट से इन्होंने इस तरह अप्रूवल लिए कि पहले किसी को पता था, एकदम मतलब सारी चीजें हुई हैं, फिर फौरन जो है सदर मुमलिकत की तरफ से इसकी मंजूरी भी आ गई। देखिए ये कोई मजाक नहीं है। आपने 1973 का मुत्तफिका आइन बनाया था, उस पर सारी पार्टियों के लीडर्स की दस्तखत मौजूद थे, उसको आपने मुतनाज़ा बना दिया। अगर यही तरामीम इन्होंने लानी थी तो आराम से ले आते, क्या जल्दी था? आप मुझे बताएं कि 3 दिन के अंदर इतनी बड़ी तरामीम लाने की जरूरत क्या पेश आई? ये तो 3 सालों से कि 4 सालों से तो ये मुसल्लत है। तो भाई आप पहले से ले आते, 1 महीना इस पे लगा लेते, थारोली इसको। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि अब तहरीक इंसाफ इस पे चाहती क्या है? क्योंकि नेगोशिएशंस की बात आज फिर कर दी और अब तो वो क्योंकि इस पे हो नहीं सकती हैं, तरामीम तो हो गई। अब जो आपने एक तहरीक चलाने का ऐलान किया, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए फर्क जरूर पड़ेगा। इस वक्त वो तमाम वकला जो समझते हैं कि देखिए हमारा पूरा एक इंस्टीट्यूशन जो है वो धराम करके गिर रहा है, वो है सुप्रीम कोर्ट। आप आज देखें कि जो इमरान खान की बहनें हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके, उन सबको देखें कि कितनी मर्तबा हाई कोर्ट की तरफ से, अदलिया अदालतों की तरफ से कहा जाता है कि जी इनकी मुलाकात करा दी जाए। तो जब अदालत की फैसलों को इस तरह हवा में उड़ा देते हैं ये हुकूमत वाले, तो ये तरामीम लाके करना क्या चाहते हैं? इनके पास तो पहले से इतने इख्तियारात हैं कि वो ना अदालत को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। अब नई तरामीम लाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आपके आ गया, जवाब ले लेते हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब से। इस्तिस्ना दिया है, ये मुझे बताएगा कि इस्तिस्ना देने का मकसद क्या है? बिल्कुल मैं जवाब लेता हूँ। मैं सर आपका सवाल रखता हूं। पार्टी का तो एक पार्टी का चेयरमैन है और आप उसको इस्तिस्ना दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या आप कंप्रोमाइज है सारे लोग? क्या आप डीलिंग करके आए हैं? ये सारी चीजें जो डीलिंग करके आप पेश कर रहे हैं और आवाम पे मुसल्लत कर रहे हैं, ये चीजें तो कौम एक्सेप्ट नहीं करेगी। शौकत साहब पॉइंट आपका आ गया। एक तो आपने कहा कि आपकी तहरीक से फर्क पड़ेगा। खेलदास साहब एक तो जवाब दे दीजिए। वो कहते हैं कि जी ये जो तरमीम थी ये कहीं से आई थी और आपके अपने लोगों को भी पता नहीं था, इसीलिए आपने 2 से 3 दिन के अंदर सारा जल्दी काम निपटा दिया, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? और दूसरा वो ये फरमा रहे हैं जो तहरीक अब अपोजिशन की मुत्तहिदा की चलने जा रही है, इससे कहते हैं फ़र्क पड़ेगा इन जो तरमीम हुई हैं इनको। बहुत शुक्रिया। पहली बात देखें ये है कि जब तरामीम हम ला रहे थे, पहले हमने इत्तेहादियों के सामने मसौदा रखा और आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक एक्स पे पोस्ट भी रखी थी। हमारा डेलीगेशन गया था सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के क़यादत के पास, हमने उनसे मुशावरत की। उसके बाद जो हमारा पार्लियामानी पार्टी का फोरम है, हमारे मुख्तलिफ जमातों के इत्तेहादिए, उनसे हमने बातचीत की। फिर हमने कैबिनेट में वो लाए, कैबिनेट के बाद हमने सेनेट में ले किया और सेनेट में ले करने के बाद उसको कमेटी के पास भेजा। कमेटी पे इनकी सेनेट में भी ये मौजूद थे, कमेटियों में मौजूद थे, नेशनल असेंबली में मौजूद थे। मुझे ये बताएं कि इन्होंने तो इस तरामीम के खिलाफ वोट तो नहीं दिया है, ये तो वॉकआउट करके चले गए, तो मतलब इसने दिली दिल में कबूल कर लिया और इन्होंने मुखालफत की कोशिश नहीं की, वोट उसके अगेंस्ट नहीं किया, मतलब इनको ये तरामीम से ये इत्तेफाक करते हैं। तो ये अवाम को बताने के लिए टॉक शो में या मुजाहरे करने के सियासत के लिए ये बातें ठीक है, मगर हकीकत है जो पाकिस्तान की अवाम देख रही है, समझ रही है, मुखालफत ने सिर्फ JUIF ने वोट दिया है और नेशनल असेंबली में हमने देखा 234 हमने वोट हक में दिए हैं, 4 वोट मुखालफत में पड़े। इनके वोट है कहाँ चले गए? इनका मैंडेट किधर था? ये कहाँ बैठे? ये तो गप्पे लगा रहे थे, ये काफी और चाय पे चस्के लगा रहे थे। इतने बड़े फैसले हो रहे हैं, आप वॉकआउट क्यों करके जा रहे हैं? आप बात करते, आपने तकरीरें 28 लोगों ने नेशनल असेंबली में इन्होंने तकरीरें की, मगर वोट का वक्त आया जब आप हिमायत में या मुखालफत में, आपका आईनी हक था वो आप इस्तेमाल करते, आपने नहीं किया, तो मतलब नहीं किया तो आप इसको इत्तेफाक करते हैं। दूसरी बात ये कि ये कहते हैं उजलत में, भाई ये तो हमने 26वीं तरमीम में भी हमने कोशिश की थी कि आईनी अदालतें हम करने चाह रहे थे, मौलाना साहब ने उस वक्त हमें सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए हमें 27वीं तरमीम लानी पड़ी। और
अगर अभी कोई चीज रह गई तो हम 28वीं तरमीम लाएंगे। तो ये तो हमारा बुनियादी काम है कि कानून साजी करना, आइन में अगर कहीं गुंजाइश है तरमीम करना, इदारों की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, जमहूरियत के लिए। तो ये तो हम काम करते रहेंगे। तो ये मेरे ख्याल में अपोजिशन इस वक्त है ही नहीं। सड़कों पे इनके कितने लोग थे? 50 लोग भी नहीं थे। ये कहते हैं हमारे 90 MNA, इतने सेनेटर, इतना हमारा मैंडेटर, लोग कितने लाए थे पूरे इस्लामाबाद के रेड जोन में, कितने लोग थे? तो मतलब ये अवाम को इस तरह की बातें टीवी पे बैठ के बताने, मेरे अब अवाम पाकिस्तान की जी शऊर है, वो उनको शऊर रखती है, उनको पता है क्या हो रहा है और ये बोलते क्या है, करते क्या है। तो इस आईनी तरामीम से पाकिस्तान में जस्टिस बेहतर होगा, अवाम को इंसाफ मिलेगा, इदारों को मजबूत होंगे, दिफा हमारा मजबूत ठीक है, इदारे मजबूत होंगे, दिफा मजबूत होगा। पॉइंट आप कहा गए और आप ये भी फरमा रहे हैं कि इदारों को मजबूत करने के लिए 28वीं तरमीम भी आनी है। शौकत यूसुफ साहब, आपकी जानिब आऊँगा, ब्रेक की जानिब बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो शौकत यूसुफ साहब से हम ये पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने एक फरमाया कि जो तहरीक अपोजिशन मुत्तहिदा चलाने जा रही है उसका इन आइनी तरामीम पर फ़र्क पड़ेगा भी, क्या फ़र्क पड़ेगा? और दूसरी जानिब सूरत हाल देखी जाए तो भारतीय आर्मी चीफ ने आज फिर से धमकी दी है। तो इस सारी सूरत हाल में हमारा अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करना कितना ज़रूरी है, इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं और शौकत यूसुफजई साहब इससे पहले फरमा रहे थे कि जो ओपोजिशन तहरीक चलाने जा रही है इसका फ़र्क पड़ेगा। एक तो यूसुफजई साहब, मुझे आपसे ये भी जानना है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या रोल बैक हो जाएंगी, ये सारा प्रोसेस वापस रिवर्स हो जाएगा? और दूसरा, इस सारी सूरत हाल में आज आपने भी देखा होगा यकीनी तौर पर, हमें अंदरूनी मामला का भी जहाँ पे सामना है दहशत गर्दी का, वहीं पर हमने जब इंडिया को शिकस्त दी, सारी दुनिया उसकी शाहिद है, आज फिर से वहाँ से धमकी आती है। तो इस सारी सूरत हाल में हमारा जो अंदरूनी इख्तलाफात उनको खत्म करना कितना जरूरी है और किस तरह से खत्म हो पाएंगे? देखिए, जहां तक अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने का ताल्लुक है, इसका डिपेंड करता है गवर्नमेंट के एटीट्यूड के ऊपर कि वो कितनी मुखलिस है और वो कितनी संजीदा है। वो तो आपके सामने है कि न तो अदालती फैसलों को माना जाता है हमारे हक में, और जितना इनकी बस चलती है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो इससे मैं नहीं समझता कि कोई मुफाहमत का रास्ता निकल सके। हाँ, हुकूमत अगर चाहे तो बिल्कुल निकल सकता है रास्ता, लेकिन उसके लिए उनको संजीदगी इख्तियार करनी। ये नहीं कि हर वजीर आके टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो कहेगा जी ये सीएम जो है केपी का ये दहशतगर्दों का सहूलतकार है, फिर उसके बाद सबूत न कुछ और ऐसी खामखा वो पानी गंदा करने वाली बात होती है। तो इस तरह चीजें तो नहीं ठीक होती है ना। अच्छा शौकत साहब, किस तरह से हुकूमत दिखाए? 12 पहले भी हम इसकी बात करते रहे कि सियासी इस्तेहकाम की 12 हुकूमत की जानिब से ऑफर की गई। पहले दिन से पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि जी आपके पास तो इख्तियार ही नहीं, हम आपसे बात नहीं करते। फिर अल्लाह करके आप लोग बैठे भी हैं और अभी जिस तरह खेलदार साहब जवाब भी दे रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर आपका जहाँ पे किरदार होना चाहिए था वहां पर तो आपने बाइकआउट कर दिया। और जारी बात है जब तारीख लिखी जाएगी 27वीं और 28वीं तरमीम की, सवाल सुनने आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो तारीख में ये लिखा जाएगा ना कि मुखालिफत में सिर्फ 4 वोट आए, आपके वोट कहाँ गए जो मुखालिफत में आने चाहिए थे? नहीं, तारीख इस तरह नहीं होता है। आप पार्लियामेंट फैक्ट तो फैक्ट है ना। चाहिए जब बाइकाट करते हैं ना, तो बाइकाट जो होता है ना वो एहतजाज होता है। ये इस तरह नहीं होता है, ये आपको जो बताया जा रहा है ना ये गलत है। इस तरह नहीं होता है। जो बाइकाट होता है, अपोजिशन बाइकाट भी करती है, ये भी एहतजाज का एक तरीका होता है। अच्छा, पार्लियामानी सियासत में यही होता है। जाहिर है इन्होंने अक्सरियत बना ली, अब अक्सरियत के बुनियाद नहीं सर, ग्राउंड छोड़ना ज्यादा बेहतर है, ये ग्राउंड के अंदर रहते हुए बताना कि जी हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ये एहतजाज का एक तरीका होता है, ग्राउंड छोड़ना या वहां पे अंदर कौन सी कोई गोलियां चलनी थी कि वो भाग गए, इस तरह नहीं होता है। एक एहतजाज का तरीका होता है। सही। और हम ये चाहते थे कि ये जो पार्लियामेंट है इसकी कोई वक्त ही नहीं है। इन्होंने ना वक्त छोड़ी है उसकी, ना आपने कोई डिबेट की पार्लियामेंट के अंदर, ना आपने कोई मसौदा तकसीम किया, कुछ भी नहीं किया कि पार्लियामेंट के अंदर जी हम ये तरामीम पेश कर रहे हैं। तो उस पर तरामीम को देखे ना, या तो आप पहले से मसौदा देते, उनको वो थारोली स्टडी करते आते, उस पर बहस होती। वो चीज तो नहीं हुई ना। कोई खाना पूरी इस तरह तो नहीं होता है कि आप अचानक खड़े होके कहे कि जी मैं मुखालिफत करता हूँ। तो इन्होंने देखे बहुत सारी चीजें। फिर मेरे भाई ने कहा कि ये तो अवाम के मुफाद में हम तरामीम ला रहे हैं। एक तरमीम मुझे बता दे, ये जो सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना मिली है ये अवाम का मुफाद है, किसी गरीब को भी इस्तिस्ना मिलती है। तो इस तरह ये तो अपने आप को इन्होंने किसी ने अपने आप को प्रमोट कर दिया, किसी ने इस्तिस्ना दिला दिया। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारे कंप्रोमाइज हैं और ये पहले से तय था कि आपको हम ये बनाएंगे तो आपने ये करना है, आपने
इस तरह मुल्क नहीं चलता। ये मुल्क कितना मकरूज हो गया है। जब हमारा पीरियड खत्म हुआ उस वक्त मुल्क तकरीबन कोई 46,000 अरब का कर्जा था पूरे पाकिस्तान बनने से लेके अब तक। आज वो 80,000 को टच करने लगा है। तो इतने 4 साल के अंदर इन्होंने जो तबाही की है और बिल्कुल ठीक है। यूसुफ साहब ये बताइए, जिस तरह आप कह रहे थे कि हुकूमत संजीदा नहीं होती, अगर संजीदा ऑफर करती है अभी डायलॉग की तो आप तैयार होंगे जी? अगर हुकूमत संजीदा ऑफर करती है अभी डायलॉग की मौजूदा हालात को देखते हुए, तो आप लोग बैठने के लिए तैयार होंगे? देखिए, संजीदगी के लिए डायलॉग के लिए ऑफर की जरूरत नहीं होती है, अपना एटीट्यूड ठीक करने की जरूरत होती है, माहौल को बेहतर बनाने की जरूरत होती है। अगर आप ये माहौल है कि आज आप देखें अडयाला जेल के सामने जो अलीमा खान साहिबा बेचारी सुबह से बूढ़ी औरतें हैं और वो सुबह से बैठी है, उनको मिलने की इजाजत नहीं, और शाम को जो है ना पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दी। ये कौन सा तरीका है यार? किस दुनिया में हम ये जमहूरियत है? ये इस जमहूरियत के लिए तरामीम ला रहे हैं कि हम जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं, खुदा के लिए यार। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। अब खेलदास कोहिस्तानी साहब, एक तो इस्तिस्ना का जिक्र ब्रेक से पहले भी हो गया, बाद में भी हो गया, उसका जवाब आप दे दीजिए। और दूसरा जो मेरा सवाल था बुनियादी कि मौजूदा सूरत हाल में जब हमें दहशतगर्दी भी हम फेस कर रहे हैं और इस सारी सूरत हाल में जो भारत है वो हमें फिर से धमकियां दे रहा है, सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है? और जो शौकत यूसुफ जी साहब फरमाए थे कि आप इसके लिए संजीदा नहीं है, और बड़ा उनका वैलिड पॉइंट था, इजाज़त खान साहब से आज भी नहीं दी गई किसी को, हालांकि मुलाकात का दिन था। देखें, अडयाला जेल की चाबी हमारे पास नहीं है कि हम जेल खोल दें और ये अंदर चले जाएं या वो बाहर आ जाए। ये चाबी जजों के पास है, अदालती निजाम के पास है। अदालती सर अदालत के तो हुक्म मौजूद हैं, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकातें ये नहीं कराई जाती, यही तो मसला है। सजा काट रहा है जी। जो ये मुझे कह रहे हैं ना कि हुकूमत को रवैया देखें, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे इनको ऑफर दिए, हमारे स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब जो इनके भी नहीं सर, ये वो मुझे ये बताइए कि अदालती अहकाम के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं कराते आप लोग? आज भी वही हुआ, सवाल ये है। अगर अदालती ऑर्डर है और जेल सुप्रिंटेंडेंट उसको नहीं मान रहा है तो चले जाएं कोर्ट में, दोबारा उसी अदालतों में जाएं। इन्हीं अदालतों को इजाजत देनी है। अगर कोई अदालत का हुक्म नहीं मान रहा है तो वो मैं समझता हूँ अदालती उसको फैसला करेगी। उसकी चाबी अडयाला की हमारे पास नहीं है कि हम उसके लिए जेल को दरवाजे खोल दें। ये तो फिर कवानीन क्यों बना रहे हैं? हमारे कवानीन बनाने की जरूरत क्या है खेलदास साहब? जब एक ब्यूरोक्रेट से आप अपना अदालत का कवानीन हम आपके खिलाफ नहीं बना रहे हैं, ना आपको कोई दीवार में चुनने के लिए बना रहे हैं, ना हम ये कवानीन पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बना रहे हैं, इदारों की बेहतरी के लिए बना रहे हैं, पाकिस्तान के दिफा के लिए हमने बनाया है। पाकिस्तान सर इस्तिस्ना वाली बात रह गई, वो 2 दफा जिक्र हो चुका है, इस्तिस्ना पे भी आ जाए जरा। इस्तिस्ना क्यों दिया? क्वेश्चन करें, एक तो इस्तिस्ना का करें, उस पे आता हूं। देखिए, हमारे पास वो मतलूबा नंबर नहीं है जो अकेले सर मुस्लिम लीग नून ये तरामीम कर सके। हमें पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की जरूरत थी, उनके वोट की जरूरत थी। तो जाहिर है जब एक दूसरे की मुशावरत हुई है तो उनकी तरफ से ये तजवीज आई, उस तजवीज को हमने कबूल किया, हमने किया है, बिल्कुल हम उसको। तो खेलदास साहब, जब वजीर आजम एक तजवीज को अपने लिए पसंद नहीं करते हैं, इन्होंने कहा कि जी मैं तो अवामी नुमाइंदा हूं और मैं तो हर फोरम पे तैयार हूं, मेरा एहतसाब होना चाहिए, तो क्या सदर को वो समझती नहीं कि उनका एहतसाब होना चाहिए? देखें, सदर ममलकत जो है वो कोई एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास नहीं है, वो एक वफाक की अलामत है, वो एक सुप्रीम कमांडर है। जिस तरह मैं समझता हूँ उनकी राय थी, हमने उनकी राय का एहतराम किया। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे वजीर आजम रखने वाले, उन्होंने जब उनके इल्म में बात आई, उन्होंने ये मुस्तरद की बात, 2 सेनेटर ने ये तजवीज दी, तरामीम शामिल की, हमने उसको कबूल नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। खेलदास साहब जरा शौकत यूसुफ जी साहब सुन लीजिए। जी शौकत साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यही तो कंप्रोमाइज हुआ है ना ये आइन की तरामीम की। आपने पीपल्स पार्टी के सदर को जो है वो आपने दे दिया इस्तिस्ना, उधर उनको पकड़वा दिया आजाद कश्मीर की हुकूमत। सारी चीजें आपकी बात दुरुस्त है।
आप इस तरमीम को हिमायत करते थे, आप इन तरामीम को हमारी सपोर्ट करते हो सकता है पीपल्स पार्टी ये मुतालबा ना या बात ना रखती, ये ख्वाहिशात में आप ही थोड़ा पाकिस्तान के लिए आगे आ जाते। तो आप अपनी पार्टी में ये बात करें ना कि भाई जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो रहे हैं उससे बाइकआउट ना करें, उनको मुकम्मल सपोर्ट करें। मुझे एक चीज बता दें खिलदार साहब के इस आईनी तरमीम में ये चीज हम लेकर आए हैं जो बड़ी यूनिक है और इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। इससे आवाम को क्या लॉयर्स की फीसें कम हो जाएंगी, लोगों को सस्ता इंसाफ मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या करेंगे, ये तो सारे तो इंसानी बुनियादी हकूक का ही सत्यानाश हो गया है, कहाँ से इंसाफ मिलेगा। आईनी जजेस की तकर्री जो है वो कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस को वो तैनात कर रहा है। उसके नीचे जो जुडिशल कमीशन बना है 5 मेंबरान तो आईनी जजेस से, आईनी अदालत से लिए जाएंगे, इसके बाद अटॉर्नी जनरल, इसके बाद वजीर कानून, इसके बाद मतलब ये एक, और हमारे अपोजिशन से 2 बंदे हैं, गौर खान और अली जफर साहब, बाकी तो सारे। तो ये इस तरह एक तरफा निजाम तो नहीं चल सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, अब दोनों का पॉइंट आ गया, दोनों से मैं तो बैलेंस होता है। मैं तो दोनों से ये गुजारिश कर सकता हूं। जवाब दे, 1 मिनट मुझे, मैं जी खिलदार साहब का जवाब दूं। देखिए आईनी अदालत बनाने की बात हमने आज नहीं की है, ये हम 19 साल पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने अच्छा किया है, उसकी तारीफ इमरान खान ने भी की थी, मौलाना फजल रहमान ने भी की थी, और इससे हमने पार्लियामेंट को बालादस्त किया है। पार्लियामेंट में बिल्कुल ठीक है, ऑपोजिशन ये कहती है कि जी अवामी मफाद में तरमीम नहीं हुई है, जबकि हमने पार्लियामेंट को दिया है। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया, यकीनी तौर पर पार्लियामेंट का इस्तेहकाक था। बिल्कुल ठीक है, आपका इस्तेहकाक था। मेरे दोनों मेहमान खेलदास कोहिस्तानी और शौकत यूसुफजई साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। नाजरीन ब्रेक से हम वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, खासतौर पर जो भारत वाला मामला वो और जो आज करारदाद एक पाकिस्तान ने जिसकी हिमायत भी की है, उसमें वोट दिया, उस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तजज़ियाकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। जो भारत के आर्मी चीफ की जानिब से धमकी दी गई उस पर भी हमें बात करनी है, लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सलामती काउंसिल में जो आज करारदाद एक मंजूर हुई और पाकिस्तान ने उसके हक में वोट दिया, पाकिस्तान की जानिब से कुछ तजावीज़ थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, ना उनको तस्लीम किया गया, तो पहले इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखें बेसिकली बड़ा ही पर्सनल थिंग, देखें जो भी एक अभी मुआहदा हुआ है इट्स ए स्टेप फॉरवर्ड। जो मिजरीज उनकी इतनी मुश्किल से जो हालात थे, अगर आपने देखे हो कि वहां पर जुल्म बर्बरियत होता था, वहां पर पैलेस्टीन के साथ भूख और अफलास से भूखे लोग मारे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा था, रोजाना की तादाद में लोगों को मारा जा रहा था, तो उसमें एटलीस्ट ये जो चीज फायर हुई है, चाहे इसमें आई नो कि देयर आर सर्टन इश्यूज हैं उसके अंदर, बट स्टिल जब आपकी इस्लामिक फोर्स वहां पर आ रही है, टास्क फोर्स आ रही है, फिर पैलेस्टीन अथॉरिटी बन रही है, फिर उसके साथ ये जो आप ट्रम्प एक पीस बोर्ड बन रहा है जिसमें ट्रम्प उसका प्रेसिडेंट भी है, और देन ये सेट कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं एक 2 स्टेट्स जो है सोल्यूशन वो भी निकालूंगा। तो इन चीजों को देखते हुए आई थॉट कि ये जो मिजरीज है उसके लिए पाकिस्तान के लिए भी ये सोचा कि ये बेहतर है और इसीलिए वोट भी दिया और ये देना भी चाहिए था। कम से कम जब इस्लामिक फोर्स वहां पर जाएगी तो और जो जुल्म बर्बरी इजराइल कर रहा था वो भी रुक जाएगा, और सेकंड इजराइल का पूरा इनकलाब भी वहां पर होगा जब वहां पर पैलेस्टीन अथॉरिटी बन जाएगी, इस्लामिक फोर्स आ जाएगी, एंड दैट इज द टाइम जब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में फेज में आई थिंक फिर उससे इस्लामिक जो कंट्री थे जो 8 ममालिक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे, ट्रम्प ने कमिटमेंट की है, देन दे विल बी एबल टू पुट देयर वेट, और फिर उम्मीद करनी चाहिए खास तौर पर सऊदी और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर सांस रखा हुआ है कि जब तक इजराइल इसको नहीं करता, 2 स्टेट्स नहीं बनाता और अल-कुद्स शरीफ इसका कैपिटल नहीं होता, पाकिस्तान और सऊदी अरब और अरब ममालिक इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में वी शुड होप फॉर द बेस्ट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक तो जिस तरह सीज फायर की आपने बात की, मुकम्मल तौर पर सीज फायर अभी भी नहीं हुआ। जब दिल चाहता है इसराइल का वहाँ पे वो हमला शुरू कर देता है, और बारहा हम इसका जिक्र भी करते हैं, हर रोज़ ये खबरें सामने आती हैं कि आज इतनी शहादतें हो गई हैं। एक तो ये मुकम्मल सीज फायर कराना कितना ज़रूरी है और इस पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, और आज की इस करारदाद को क्योंकि हमास ने मुस्तरद किया है, ये कितना आप समझते हैं सिग्निफिकेंट है? ये लेकिन जब वहां पर इस्लामिक टास्क फोर्स आ जाएगी तो वहां पर जाहिर है कि इस तरह की जो अट्रॉसिटी इजराइल करता है बहाने बना के
उनको पैलेस्टीन को मारता है वो रुक जाएगा। और साथ ही साथ हमास की जो अप्रीहेंशन वो ये है कि अगर इस्लामिक फोर्स वहां पर आती है और पैलेस्टीन अथॉरिटी बन जाती है और इजराइल वहां पर रहता है, इनकलाब भी इसका पूरा नहीं होता और अगर हमास को डिसआर्म कर सकते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी सीरियस इशू फॉर हमास एंड आई डू एग्री ऑल्सो। तो इसलिए इस्लामिक टास्क फोर्स जब बनती है, पैलेस्टीन अथॉरिटी बनती है, तो फिर उनका टास्क भी होना चाहिए कि पहले इजराइल वहां से अपना इनकलाब पूरा करे गजा से और उसके बाद हमास को डिसआर्म किया जाए, ताकि कम से कम दोनों तरफ से एक बैलेंस आउट होना चाहिए। जब इस्लामिक फोर्स होगी तो आई एम श्योर कि उनके एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन जो कि होना फेयर बिल्कुल चाहिए। और जहां इजराइल स्ट्रगल करेगी तो फिर इनके पास दे विल हैव ऑल द रीजन टू अप्रोच टू द जो नेगोशिएशन कंपनी है जैसे इजराइल है, या जो उनके ऊपर पीस बोर्ड बना है उसको पास बात चली जाएगी, वहां बात की जाएगी। और फिर यूनाइटेड नेशन के भी क्योंकि इसका वोट हुआ तो उनकी भी अब से आ जाएगी। तो आई थिंक ओवरऑल वी शुड होप फॉर द बजाय इसके कि और मिजरीज हो रही होती। और फिर पाकिस्तान ने भी आपके सामने बात की है कि जी पाकिस्तान की पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि हमने यहाँ पे इस्लामिक टास्क फोर्स में अपनी फौज भेजनी है नहीं भेजनी, ये पार्लियामेंट सेनेट फैसला करेगी, पाकिस्तानी अवाम फैसला करेगी। यकीनी तौर पर वो तो फैसला हो जाएगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जिस हम क़याम आम की क्योंकि हम बात कर रहे हैं गजा के अंदर, तो इस सारी सूरत हाल में तमाम मुआहदों पर अमल दरामद, फिर जो इस्लामी फोर्स का क़याम है और क़याम अमन मुकम्मल तौर पर कब तक आपको मुमकिन लगता है? देखिए, क़याम अमन आई फील इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। 2 साल के लिए ये सारा सिस्टम अरेंज किया गया है और अगर 2 साल में प्रॉपर तरीके से पैलेस्टीन अथॉरिटी एक अच्छी बन जाती है, वो अपना कंट्रोल संभाल लेती है, इस्लामिक टास्क फोर्स इज रियली अ बफर बिटवीन पैलेस्टीनियंस और इजराइल के दरमियान में वो आ जाती है और अमेरिकन अपने वादे को पूरा करते हैं और उसके बाद ये हालात ठीक होते हैं, देन वन कैन होप फॉर द बेस्ट के नेक्स्ट फेज के अंदर आप कहते हैं नाउ इज द टाइम कि आप अगर इब्राहिम अकॉर्ड की बात करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ सऊदी अरब इसको एक्सेप्ट करेगा, तो सऊदी में बड़ी क्लियर बात की है आप 2 स्टेट बनाएं देन वी कैन थिंक ओवर इट। और यही हालात उसके बाद तो 2 साल के अंदर ये एटलीस्ट पीस प्रिवेल करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से इस खित्ते के अंदर। बिल्कुल ठीक है, वक्त बताएगा कि कितना इसमें वक्त लगता है। बहरहाल ब्रिगेडियर साहब, जो अभी हम देख रहे हैं कि गीदड़ भभकियां भारत की दोबारा शुरू हो गई हैं। हाल ही में हमने शिकस्त दी और ऐसी शिकस्त इसको बारहा दुनिया याद करती आ भी रही है। इस सारी सूरत हाल में भारतीय आर्मी चीफ का यह बयान कि जो ऑपरेशन सिंदूर था जिसमें वो बुरी तरह से पिटे और हमने उनको खूब मारा और खूब रगड़ा दिया, इस सारी सूरत हाल में वो कहते हैं कि वो सिर्फ ट्रेलर था। लेकिन बात ये है कि अगर आपको ट्रेलर क्यों चलाया, पूरा जोर लगा के देख लेते ना। आपने तो पूरी कोशिश कर ली, आपने कश्मीर में भी अपनी कोशिश कर ली, आपने एयरफोर्स के थ्रू हमारे सिविलियन जो टारगेट थे मुरीदके में और भावलपुर में और कहाँ कश्मीर में भी आपने किया, वहां हमारे सिविलियन को शहीद कर लिया, ड्रोन भेज दिए, पूरा पाकिस्तान को प्रोवोक किया कि हम ओवर रिएक्ट कर लें। वी डिड नॉट, हमने बड़ा एज ए मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का किरदार अदा किया। फिर आपने ब्रह्मोस मिसाइल मारने शुरू किए, फिर हमारे डीएसपी ने कहा नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, ये उन्होंने अल्फाज कहे। और फिर हमने उनको ऐसा सबक सिखाया जो आपकी नस्लें याद करेंगी और दुनिया में आपका मुंह काला कर दिया, आपको शिकस्त फाज दे दी, आपके घुट्टे जमीन पे लगा दिए, आप ट्रम्प के बाद भागते हुए चले गए कि खुदा के लिए चीज पर करो, पाकिस्तान पता नहीं हमारे साथ क्या कर रहा है। तो उसके बावजूद फिर आप ये कहते हैं कि जी हम ये ट्रेलर था। फिर आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को बड़ी कम फोर्स के साथ, हमने वेपन के साथ पाकिस्तान को हमने शिकस्त दी। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हमें और वेपन अम्यूनिशन चाहिए पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए? कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इनकी खुद आ जाती है। इनको पता नहीं ये क्या है, बिकॉज ये इतने बुखलाहट में आ गए हैं। इनकी दुनिया में इतनी बेइज्जती हुई है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, चीफ ऑफ एयर स्टाफ की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, इंडियन पोलिटिकल लीडरशिप की, कि दे लॉस्ट मेंटल बैलेंस। एक प्रॉपर कमांडर फौज का ये ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं कि जी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री बिल्कुल यूजलेस है, वो झूठ बोलते हैं। हम जब डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं हमें पता होता है कि 10 साल तक भी हमें कोई वेपन नहीं मिलेगा। तेजा जहाज आपने देखा कि दुबई एयर शोज में दुनिया के सामने जो इनके इंडिजिनियस प्रोड्यूस्ड है, जिसपे इन्होंने 25-30 साल लगाए हैं, उसको ऑयल लीक होना शुरू हो गया और दुनिया में क्या इनकी इज्जत रह गई।
और ऑन द कॉन्ट्री पाकिस्तान JF-17 देखें थंडर्स ने क्या वहां पर मुजाहरा किया। दिस इज अ डिफरेंस टेक्निकल टेक्नोलॉजी वाइज प्रोफेशनल ट्रेनिंग। बिल्कुल ठीक है, यानी इसका लुबे-लुब आप गुफ्तगू कहिए कि हमने हमेशा उनसे हम इस जंग की हाली जंग उनसे आगे रहें और मजीद हम आगे रहेंगे भी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर हारिस जमाल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए आज के लिए, अल्लाह हाफिज़।